नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और लॉर्ड रिपन सर लाइव आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है बड़ा ही मजेदार, बहुत ही शानदार, और टॉपिक का नाम है यूनिवर्स। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ते तो कम हैं, लेकिन विभिन्न तरह के अलग अलग विचारकों ने इतिहास में अपने अपने मत इस ब्रह्मांड को लेकर के दिए हैं। सामान्यतः मान लीजिए कि हम किसी शहर में रहते हैं, वो शहर आता है किसी राज्य में, राज्य आता है किसी न किसी देश में, देश आता है एक महाद्वीप में, महाद्वीप किसी न किसी ग्रह के अंदर है, और ग्रह सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल जिस सूर्य के चारों तरफ है वो एक तारा है, तारे होते हैं तारामंडल के अंदर, तारामंडल आकाशगंगाओं में होते हैं, और ऐसी अनगिनत आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं। और ब्रह्मांड एक है या इसके अलावा भी कई, इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं यूनिवर्स वर्सेस मल्टीवर्स के मामले में होती रहती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कितने यूनिवर्स होंगे? क्या केवल एक या कई सारे? वैसे तो यदि हम आदि गुरु शंकराचार्य की माने तो आदि गुरु शंकराचार्य के विचारधाराओं के हिसाब से बहुत सारी मल्टीवर्स की थ्योरीज पर यकीन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जंगल में आराम से पिकनिक के लिए किसी झरने के किनारे नारियल का पानी पीते हुए बैठे हों और अचानक आपके सामने शेर आ जाए, तो आपके पास भागने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जब आप भाग रहे हैं और शेर आपके पीछे है, उस समय आप शायद अपनी जान बचाने के लिए जितना भी तेज भाग सकते हो उससे भी तेज भागने की कोशिश करेंगे, और दौड़ते हुए आपके पीछे शेर ने अचानक से छलांग मारी और झपट करके आपको पकड़ लिया। इतने में ही आपकी नींद खुल गई। लेकिन जब नींद खुली उस समय पर आप पसीना पसीना थे, हांफ रहे थे, दिल की धड़कनें तेज चल रही थीं। और ऐसा क्यों हुआ जबकि आप तो आराम से अपने बेड पर लेटे हुए थे? आदि गुरु शंकराचार्य की माने तो उनका कहना यह था कि जिस तरह से हम हमारे सपने में अपने आप को संपूर्ण वास्तविक देखते हैं, हो सकता है वैसे ही ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो हम हैं, ब्रह्म के सपने में हो, और एक दिन ब्रह्म का सपना टूटे तो वास्तविकता समझ में आए कि हम भी उसी तरह से एक सपने का हिस्सा थे जैसे कि हम खुद शेर के साथ अपने ही सपने का। दोस्तों, ऐसी विचारधाराएं जितनी बार हमारी सामने आती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या केवल एक ही ब्रह्मांड होगा? वास्तविकता में अगर कहा जाए तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितने लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन सभी लोगों के विचारों के हिसाब से अगर हम एक कॉमन विचार बनाएं तो एक बहुत ही कॉमन विचार यह कहता है दोस्तों कि जितनी भी बातें हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं वो केवल और केवल सटीक व्याख्या है, ना कि कोई सिद्धांत। सिद्धांत और व्याख्या के अंदर एक अंतर होता है। सिद्धांत एक ऐसी परिकल्पना है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो प्रिंसिपल बन जाता है, जैसे कि साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मांड एक ऐसी ही व्याख्या बताता है जहां पर केवल और केवल हम अपनी अवधारणाओं को रख करके चलते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कोई व्यक्ति है और उस कोई व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसने एक थ्योरी के बारे में आपसे बात की। वैसे तो थ्योरी का मतलब होता है एक व्याख्या। अब अगर इसी व्याख्या को हम दो हिस्सों में तोड़ें तो व्याख्या का आधार हो सकता है कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे व्याख्या का आधार हो सकता है कि मोस्ट पॉसिबल वे, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हिंदी में इसे अवधारणा कहा जाए और अवधारणा को परिकल्पना भी कहा जाता है। अवधारणा या हाइपोथेसिस आमतौर पर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, क्योंकि अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन होती तो इस व्याख्या को हम लोग प्रिंसिपल कह रहे होते, और प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई सिद्धांत। जब हम सिद्धांत की बातें करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन होता है, एक्सपेरिमेंटेड होता है। तो प्रिंसिपल इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड
हाउएवर अगर मैं बात करता हूं परिकल्पना की, तो बेस्ट suitable explanation of something, बेस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब होता है कि कुल मिलाकर के यही ठीक ठाक परिभाषा दी गई है। क्लियर हो गया? तो अब हम थ्योरी यानी कि व्याख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी थ्योरी में एक व्यक्ति द्वारा दी हुई व्याख्या के बारे में बात करते हैं। उसका नाम हुआ करता था टॉलमी। टॉलमी ने एक ऐसी बात बोली जिसको शुरुआत में लोगों ने मान लिया, भाई बड़ा विचारक है। अब बड़ा विचारक आपके सामने आकर के कोई बात कहेगा तो आप उसकी बात को ऐसे ही सिरे से खारिज तो नहीं कर देंगे। जैसे मैं हूं, आपके सामने कोई बात कहता हूं, आपके पास आज गूगल है, आप सर्च करके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि सर ने जो बताया वो सही है या गलत। लेकिन तब के जमाने में क्या होता रहा होगा जब टॉलमी थे। टॉलमी ने एक बड़ा अच्छा सा शब्द दिया, उन्होंने कहा जियोसेंट्रिक। जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब कि केंद्र में। तो पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य, ये चंद्रमा, ये बृहस्पति, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, सारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब कि पृथ्वी को ही केंद्र में रखकर संपूर्ण सौर मंडल की व्याख्या देने वाले टॉलमी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। लेकिन उनकी इस जियोसेंट्रिक व्याख्या को कोई एक्सपेरिमेंटेशन करके प्रूफ थोड़ी ना किया गया था। उनकी जो बात है, उनकी बात तो बहुत ही सिंपल सी एक हाइपोथेसिस के रूप में थी। हाइपोथेसिस कहने का मतलब बेस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन। लोगों ने वो बात माननी शुरू भी कर दी, हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। लेकिन असली खेल कब हुआ? असली खेल हुआ दूसरे मामले में। और दूसरा मामला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप में से कोई भी जो इन सेशंस की पीडीएफ्स नहीं पा रहा है, उसको फटाफट से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, विच इज GS बाई नवदीप सर। आप इतना ही टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, मैं यानी कि अपने ग्रुप के साथ आपको मिल जाऊंगा और इस चैनल पर आपको रेगुलरली मेरे सेशंस की लिंक्स और पीडीएफ्स शेयर होती रहेगी। शुरू करें तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं टॉलमी के पास। और टॉलमी थे बड़े ही शानदार व्यक्तित्व। टॉलमी की विचारधारा भी अलग थी और टॉलमी ने अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित भी किया है। आइए सबसे पहले टॉलमी की विचारधारा को जान लें एंड देन उसके बाद हम लोग टॉलमी से संबंधित और भी फैक्ट्स को यहां पर डालेंगे। तो इनके नामों को जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे यह नहीं समझ में आता कि जब ये शब्द पी का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं था, जब ये टॉलमी नहीं है, टॉलमी पोटोलमी मुझसे कहा भी नहीं जा रहा, जब ये पोटोलमी नहीं है तो इसके नाम के आगे पी लगाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम नवदीप है तो मेरे नाम के आगे NAVDEEP ये शब्द लिखे हुए हैं। अगर मुझे PNA, तो मेरा नाम नवदीप की जगह पी का प्रोनाउंसिएशन ही गायब कर देना, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बहरहाल अंग्रेजी से मेरी लड़ाई चलती रहेगी, फिलहाल आप लोग ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए। टॉलमी के हिसाब से इन्होंने जो व्याख्या दी थी उसे कहा था जियोसेंट्रिक थ्योरी। अच्छा, जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है दोस्तों भूकेंद्रीय व्याख्या। आप बहुत अच्छे से भूकेंद्रीय व्याख्या को समझिए। भूकेंद्र में है, भूकेंद्र में है कहने का मतलब यह है कि भूकेंद्र में मतलब भूमि केंद्र में यानी धरती केंद्र में, और धरती के चारों तरफ सारे ग्रह और सूर्य वगैरह चक्कर काट रहे हैं, ऐसा टॉलमी का कहना था। लेकिन यह बात आप लोग भी जानते हो क्योंकि यह बात गलत है और इस बात को गलत साबित कर दिया कोपरनिकस ने। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था कोपरनिकस, और कोपरनिकस ने एक अलग सिद्धांत दिया या अलग व्याख्या दी जिसे कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, या इसे कह सकते हैं सूर्य केंद्रीय व्याख्या। और वैसे इनका कहना ठीक था, ये आप लोग भी जानते हो। कोपरनिकस ने क्या कहा था? कोपरनिकस पहला व्यक्ति है जिसने सौर मंडल को टेलीस्कोप से देखा।
तो कोपरनिकस की बात को लोगों ने माना। पहला व्यक्ति जिसने सौरमंडल को टेलीस्कोप से देखा, स्कोप से देखा, है ना। फर्स्ट पर्सन हु सॉ सोलर सिस्टम थ्रू टेलीस्कोप। ये पहला व्यक्ति था जिसने सौरमंडल को टेलीस्कोप से देखा था। चलिए मजेदार सी बात, सौरमंडल को टेलीस्कोप से देख लिया कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय व्याख्या भी दे दी कि भाई देखिए सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। जिस तरह से सूर्य केंद्र में है, ये बात आप मान करके चलिए कि सारे के सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। वो कहा ठीक है। लोगों ने टॉलमी की बात को खारिज किया, लोगों ने कोपरनिकस की बात को बताया, जाना, समझा। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि कोपरनिकस के बाद ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया? किसने कहा कि ग्रह जो हैं वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, मतलब ग्रह सूर्य अगर बीच में है तो ग्रह इसके चारों तरफ यूं दीर्घवृत्ताकार पथ पर हैं। इन सब के बारे में जो बातें की, उस व्यक्ति का नाम हुआ करता था जोहानस केपलर। और याद रखिएगा, निकोलस कोपरनिकस के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जोहानस केपलर। और जोहानस केपलर ग्रहों की गति के नियम दे करके गया, मतलब कि इसने बातें की कि लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, और 3 लॉज दिए। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दोस्तों हिंदी में कहा जाए तो ग्रहों की गति के नियम। और कितने नियम हैं? तो देखो दोस्तों 3 नियम हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो मैं ऑनेस्टली बोलूं, आप 3 नियम तो चलो साइंस में आगे चल करके पढ़ते ही हो। सबसे पहला है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इनका कहना था कि सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने कहा लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। और तीसरा इन्होंने दिया था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। साइंस में आप इनको ग्रेविटेशन पढ़ने के पहले समझते हो। ग्रेविटेशन पढ़ने के पहले जो हम समझते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज और लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल मैं ही आगे चल करके बताऊंगा, पर यहां पर हम लोग एक और बात कर लेते हैं। और वो बात यह है कि भाई जब इतनी सारी बातें आपको ग्रह, है ना, दुनियादारी, ये सब पता चल रहा है, तो वही तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं रहता हूं गुरुग्राम में, और आप सभी को पता है कि गुरुग्राम आता है हरियाणा में, और आप यह भी जानते हैं कि हरियाणा आता है हमारे प्यारे भारत में, और हमारा प्यारा भारत आता है एशिया में। एशिया की बात करूं तो एशिया आता है हमारी प्यारी पृथ्वी में। पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी आती है हमारे प्यारे सौर मंडल में। और अगर सौर मंडल की बात की जाए तो सौर मंडल मौजूद है सूर्य के चारों तरफ। और अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य किसी न किसी एक कॉन्स्टेलेशन जिसे हम कहते हैं वह है तारामंडल, उसका हिस्सा है। और आप सभी जानते हैं कि सारे तारामंडल होते हैं गैलेक्सीज के अंदर। गैलेक्सी जिसे कहते हैं आकाश गंगा, और ये जो आकाश गंगा है ये होती है
यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के भीतर। और अगर मैं आपसे बहुत बहुत सामान्य सामान्य बातें करते चलूं तो बहुत बहुत सामान्य सामान्य बातें क्या हो जाएंगी। देखो बच्चा पार्टी, गुरुग्राम क्या है? ये एक सिटी है यानी कि एक शहर है। हरियाणा क्या है? ये एक स्टेट है यानी कि एक राज्य है। अगर आपसे भारत पूछा जाए तो आप सभी जानते हो कि भारत, हमारा प्यारा भारत, एक देश है यानी एक राष्ट्र है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ये है एक महाद्वीप, और इस महाद्वीप के बारे में बात किया जाए तो ये है एक प्लैनेट यानी कि ये एक ग्रह पर है जिसका नाम है पृथ्वी। ग्रह तो सौरमंडल के चारों तरफ है। सूर्य एक तारा है, और जिस सूर्य के तारे होने की हम बात कर रहे हैं वह तारामंडलों के अंदर होता है। हमारी वाली आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे को ही हिंदी में कहा जाता है दुग्ध मेखला, या इसी को एक आध बार मंदाकिनी लिखा हुआ मिला है। तो चाहे मंदाकिनी पढ़िए चाहे मिल्की वे पढ़िए, बात बराबर है। और ब्रह्मांड तो हमारा है ही, जिसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया था तो आप सभी को पता है। यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा था तो उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज लेमेंट्रे। आप सोचोगे कि सर जी ये कौन व्यक्ति ले आए आप मार्केट में? मार्केट में नहीं लाए हैं, वो व्यक्ति मार्केट में ऑलरेडी मौजूद था। आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम हुआ करता था जॉर्ज लेमेंट्रे, जिसने यूनिवर्स की व्याख्या दी है। तो चलिए फिर यूनिवर्स की व्याख्या देने वाले जॉर्ज लेमेंट्रे के बारे में कुछ कुछ बातें जान ली जाएं। सो जॉर्ज लेमेंट्रे अबाउट यूनिवर्स। जॉर्ज लेमेंट्रे अबाउट यूनिवर्स। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना यार। GEORGES। मुझे भी कई बार ये स्पेलिंग बार बार देखनी पड़ती है। LEMAITRE। अच्छा, एक बीमारी कहते हैं ना इसको दोस्तों। एक बीमारी मतलब कहने का ये कि जैसे किसी किसी को स्पेलिंग भूल जाने की एक बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? जॉर्ज लेमेंट्रे, ये इनका नाम है। और जॉर्ज लेमेंट्रे ने जहां से ये ब्रह्मांड की व्याख्या दी थी, उस ब्रह्मांड की व्याख्या को कहते हैं द बिग बैंग थियरी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है द बिग बैंग थियरी। और ये महाविस्फोट की व्याख्या जो इनके द्वारा दी गई थी वह दी गई थी सन 1927 में। 1927 में इनके द्वारा महाविस्फोट की व्याख्या दी गई थी, जिसके अंतर्गत मैं ये सारी की सारी बातें बता रहा हूं। देख रहे हो ना? हाँ, भूल जाने की, स्पेलिंग भूलने की कोई एक बीमारी होती है, उसको कुछ कहते हैं। नॉट बीमारी है ये। इंग्लिश वाले फैकल्टी आएंगे तो उनसे पूछ करके बताऊंगा आपको। कुछ तो होता है इसे, कोई या तो मे बी कोई फोबिया होता हो। चलो खैर छोड़ो। जॉर्जस लेमेंट्रे या जॉर्ज लेमेंट्रे जिनको मैं कह रहा हूं, उनके महाविस्फोट की व्याख्या के अनुसार क्या है तो देखो दोस्त, थ्योरी ऑफ बिग बैंग और थ्योरी ऑफ बिग बैंग को फिर बाद में आगे चल करके प्रूफ किसने किया, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। तो थ्योरी ऑफ बिग बैंग को आगे चल करके और ज्यादा विस्तृत किया था बिग बैंग थियरी, है ना, वॉज एक्सटेंडेड, या इसको कह सकते हैं आप कि इसका विस्तार किसने बताया, तो इट वॉज डन बाई एल्फ्रेड वैगनर। तो एल्फ्रेड वैगनर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें वैसे भी पृथ्वी के संबंध में बताई हैं। अगर आप पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करिए, या पृथ्वी के विकास के बारे में बात करिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात करिए, प्लेट एग्राफिया बोलते हैं सर उसको।
एग्राफिया सर ने बता दिया। तो दोस्तों एक डिसऑर्डर कह सकते हो आप इसे, जिसमें बीमारी नहीं कह सकते आप, इसको डिसऑर्डर कह सकते हो, जिसमें स्पेलिंग भूल जाती है, उसे एग्राफिया कहते हैं। ठीक है, अरे भूलने की बीमारी एमनीशिया है, वो ठीक है, वो तो मुझे भी पता है। एग्राफिया मतलब होता है जिस समय पर आप लिख रहे होते हैं उस टाइम पर आपको स्पेलिंग याद ना आए। देखा, सर ने हेल्प किया, तो थैंक यू सो मच टू अनुभव सर। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट की व्याख्या। चलिए दोस्तों, एल्फ्रेड वेगनर ने 1967 में इसे एक्सटेंड किया था, यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि जो जॉर्ज लेमेंट्रे कह करके गए थे, जॉर्ज लेमेंट्रे की बात को इन्होंने हेंस प्रूव किया। सो प्रूवन। एक और ठप्पा लगा, कुल मिलाकर के एक और ठप्पा लगाने का मतलब यह है कि एल्फ्रेड वेगनर ने यह मिलाकर के कह दिया था कि भाई साहब देखिए, ऐसा है कि जो जॉर्ज लेमेंट्रे कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा देखो, आगे चल करके ना, आगे चल करके एक और बात है। एक बात बताइए, हमारे बनाए हुए नोट्स आप लोगों को पसंद आते हैं ना? बताइए बताइए बताइए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बनाए हुए नोट्स आपको पसंद नहीं आते, बाकायदे लिखते हैं ढंग से। इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी पर लिखा कीजिए। आप यहाँ गुरुग्राम की जगह और राज्य की जगह अपने शहर और अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, बाकी रहते तो आप देश में ही हैं, हमारे भारत में। ऐसा तो नहीं है कोई जो पाकिस्तान का हो। भाई साहब पाकिस्तान वालों, ये सब ज्योग्राफी मत पढ़ना। पाकिस्तान में तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि बिग बैंग थ्योरी से कहीं ब्रह्मांड का विस्तार हुआ होगा। उनके यहाँ तो अलग ही हिसाब किताब चलता है भाई साहब। वैसे तो वो सारे के सारे युद्ध भी जीते हुए हैं, उनको लगता है कि उनके पूर्वज है महमूद गजनवी, तो हम क्या कहें उनको। ठीक है, बस उनकी तो बातें कुछ तो है ही। अगर कोई व्यक्ति बाय डिफॉल्ट चूज करता है तो चलिए, वर्तमान वैज्ञानिक अनुमानों के हिसाब से ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है? यदि अनुमानित आयु के बारे में चर्चा कर ली जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा 13.8 बिलियन ईयर्स। अच्छा एक बात और बता देता हूं, देखो कभी भी आपसे बोला जाए 1 मिलियन कितना होता है, तो 1 मिलियन याद रखिएगा 10 लाख होता है, और 1 बिलियन पूछा जाए तो वो याद रखिएगा होता है 100 करोड़। और अगर आप इसे हिंदी में कहो तो 1 अरब, हिंदी वाला होता है ना अरब, मतलब जैसे 1 अरब, फिर जो 10 अरब होता है, फिर उसके बाद खरब आ जाता है, सभी को पता है ना। तो ठीक है, 1 मिलियन का बराबर 10 लाख है, और 1 बिलियन का बराबर हो गया 1 अरब, या यूं कहिए 100 करोड़। यह पूछा गया है परीक्षा में। अब आप सोचोगे सर जी सही है? नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पूछा जाएगा आपको 1 मिलियन और 1 बिलियन वाले में? खैर देखो, आगे चलते हैं ना। आगे चल करके सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई साहब क्या हुआ था जब ब्रह्मांड का विकास हुआ होगा। तो देखो, सबसे पहले जॉर्ज लेमेंट्रे साहब का ये कहना था, ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? जॉर्ज लेमेंट्रे कह रहे हैं। तो जॉर्ज लेमेंट्रे साहब का ये कहना था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड एक सीमित इकाई में था। इट वॉज इनसाइड, अंदर हीट बढ़ रही थी, और हीट और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अचानक वो विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ उस समय पर तो पता ही नहीं चला। पता नहीं चला मतलब इन्फ्लेशन का समय था। इन्फ्लेशन बोले तो इकोनॉमिक्स वाला इन्फ्लेशन नहीं, विस्फोट के तुरंत बाद वाला समय। विस्फोट के तुरंत बाद वाले समय में कुछ पता नहीं चला, एक आध माइक्रो सेकंड बीते तो पहले पार्टिकल बने, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियाई जिसे हम कहते हैं, वो 3 मिनट बाद बना इस विस्फोट के। हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह बने। लगभग 3,80,000 साल बीते इस विस्फोट को, तब जाकर के पहले एटम का, यानी कि पहले परमाणु का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? परमाणु का निर्माण हुआ। परमाणु के निर्माण के लगभग 200 मिलियन ईयर्स, यानी कुछ करोड़ साल बीते, तो जाकर के गैलेक्सीज के अंदर तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। लगभग इस विस्फोट को 400 मिलियन यानी 40 करोड़ साल बीते, तो जाकर के गैलेक्सी वगैरह बनने शुरू हुए। और आज की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड का विस्तार तो होना शुरू हुआ जब गैलेक्सीज बनी, तभी
एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बात की है। और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बात करते हुए एडविन हबल ने बताया है कि जितना दूर हम किसी भी आकाश गंगा से होते हैं उतनी ही दूर वो आकाश गंगा हमसे जा रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचने की कोशिश की, जैसे हबल है, जितना दूर हम किसी आकाश गंगा से होते हैं उतनी ही तेजी से वह आकाश गंगा हमसे दूर जा रही होती है। द फार्दर वी आर फ्रॉम एनी गैलेक्सी द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। डॉपलर, ट्रेन दूर है तो हॉर्न लगेगा जैसे दूर से आ रहा है, ट्रेन नजदीक आती है तो लगता है हॉर्न नजदीक से सुनाई दे रहा है, और जब ट्रेन दूर चली जाती है तो लगता है हॉर्न काफी दूर से सुनाई दे रहा है। लोगों ने कहा महाराज ये है क्या? मुझे जब डॉपलर मिलेंगे, अब तो मिल नहीं सकते हम उनसे क्योंकि वो दिवंगत हो गए, लेकिन डॉपलर को मैं कभी पूछता कि आखिरकार आप ये बिहेवियर से बताना क्या चाहते थे। बहरहाल लॉजिक है कि आखिर वो हॉर्न दूर से ही क्यों सुनाई देता है और नजदीक आने पर ही ज्यादा क्यों सुनाई देता है और दूर जाने पर ही कम क्यों सुनाई देता है। दूर से भी तो ज्यादा सुनाई दे सकता है और नजदीक आने पर कम। उन्होंने कहा whenever there is a relative motion between the source and listener the frequency seems to be changing। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे थे कि जब भी श्रोता और स्रोत के बीच में कोई सापेक्ष गति होती है आवृत्ति सदैव बदलती हुई प्रतीत होती है। लोगों ने कहा यस सर, ठीक बात कही आपने। ऐसे ही हबल ने भी बताया होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताने की बात करी है वो ये है कि हमारे, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी लगभग 450 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई है। कितने साल पहले? याद रखिएगा, पृथ्वी लगभग 450 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई है। 450 करोड़ years ago we found our own planet called Earth। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ और भी बातें बताऊंगा और आपको जान करके बड़ा ही मजा आएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न तो हमारे सामने यहां पर बीता कि कैसे यूनिवर्स के बारे में बातें की गई थी। अब दूसरी चर्चा ये आती है कि भाई आकाशगंगा के सबसे निकट की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है। तो आकाशगंगा के निकट में सबसे बड़ी जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है जी? एंड्रोमेडा नाम है। तो हो आकाशगंगा के सबसे निकट जो गैलेक्सी है, ये देखिए एंड्रोमेडा 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है और मिल्की वे वाज फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो। तो हमारी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था दोस्तों। और हमारी सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा है दोस्तों। वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा और उस अगले क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। मुझे बताइए जल्दी से कि उस विस्फोट को क्या कहते हैं जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, उस विस्फोट को हम क्या कहते हैं जिससे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को मान करके चलते हैं कि हाँ भाई हमारा ब्रह्मांड आया, अस्तित्व में आया। कॉस्मिक ब्लास्ट है, सौर विस्फोट है, बिग बैंग है या स्टेलर फ्लेयर है? और ऑनेस्टली बोलूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बिग बैंग। तो बिग बैंग जो थियरी है, बिग बैंग जो विस्फोट है, वह हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बैंग जो विस्फोट है वह हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमसे बातें करता है। चलिए खैर आगे चलेंगे तो आगे चल करके एक और क्वेश्चन आएगा। हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं या जिसे कहते हैं मंदाकिनी, ये कैसी है? इसका शेप कैसा है दोस्तों? तो हमारी जो आकाशगंगा है जिसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे, आप सभी जानते हो कि इसको मैंने कहा था दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। और दुग्ध मेखला के साथ साथ एक और नाम है इसका, मंदाकिनी। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, हमारी वाली को दुग्ध मेखला या मंदाकिनी कहते हैं। अब चूंकि हम इतनी चर्चा तो कर ही चुके हैं, अब आप ये बता दीजिए कि स्पाइरल शेप की है तो हम खुश हो जाएं। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्पाइरल शेप की है इसकी 3 रोटेटिंग आर्म्स हैं। अब आप जानोगे कि ये 3 रोटेटिंग आर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है। 3 घूर्णन भुजाएं। कितनी घूर्णन भुजाएं हैं? 3। ये क्या लॉजिक हुआ सर? तो देखो दोस्तों, कोई भी है ना, कोई भी आकाशगंगा या तारे का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों से होता है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये बात कही थी लैपलास ने। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस क्लाउड्स, और हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं नेबुला। और ये बात किसने बोली? ये बात बोली थी लैपलास नाम के एक व्यक्ति ने। अरे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने बीएससी कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है? अगर आपने बीएससी या इंजीनियरिंग किया होगा तो डेफिनेटली ये लैपलास नाम का व्यक्ति आपके जीवन में धान बोने जरूर आया होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। बताइए सही बात है या नहीं? अगर आप बीएससी या मैथमेटिक्स से ही आगे चल करके पढ़ाई किए हो, इंजीनियरिंग किए हो या बीएससी किए हो, अगर आपने नॉन मैथमेटिक्स वाला ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने जरूर इसको पढ़ा होगा लैपलास को। इसने कहा हाइड्रोजन गैस व धूल के बादल, और हाइड्रोजन गैस व धूल के बादल जो हैं उन्हें कहा जाता है नेबुला। और नेबुला जिस व्यक्ति ने कहा था उस व्यक्ति का नाम था लाप्लास। तो लाप्लास वो व्यक्ति है, इट्स अ पर्सन। मैं पहले ही बता दूं, इज अ पर्सन, ये वो व्यक्ति है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेडिकल में नहीं आया था घूमते हुए। हाँ, मेडिकल में नहीं आएगा ऑफ कोर्स, मैथमेटिक्स से जो आगे पढ़ाई किए होंगे। भाई साहब मेडिकल वाले मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेंगे यार? कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बस बैठे हुए हो इसी ताक में कि हाँ सर जी बोले बस कोई मजाक वाली बात, और उस पर हम लोग सीधे उसको कैच करके और 6 मार दें, है ना? फुल टॉस की तरह लेते हो तुम लोग। तो फुल टॉस की तरह लेने वाले मेरे बच्चा पार्टी लोग, तुम ऐसे ही थोड़ी ना हृदय के बाई नीले में रहने लगे हो। यू पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ माई हार्ट जस्ट बिकॉज इट इज द बिगेस्ट चैम्बर इन द हार्ट, बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स ओनली। ठीक है, चलो अब देखो, हाइड्रोजन गैस व धूल के बादल होते हैं नेबुला, और नेबुला से ही बनता है कोई भी स्टार। स्टार्स फॉर्म बाय इट ओनली, इसी से तारों का निर्माण होता है। और यही आकाशगंगा में भी होते हैं, इसी से होता है तारों का निर्माण। कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने। अगर इसी से तारों का निर्माण होता है तो बच्चा पार्टी आप लोग एक कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए। ये देखिए, ये अगर कोई तारा है तो तारा मंडल में होगा, अगर कोई तारा मंडल है तो आकाश गंगा में होगा, आकाश गंगा में ही वो धूल के कण होंगे, जिन धूल के कणों से बनेगा कोई भी तारा, है ना? लॉजिक देखे आप, कितने बढ़िया तरीके से आपके सामने आया है। और एक हमारे पास ऐसा स्टूडेंट है जिसे ले चले चलो तारों के शहर में। चलिए वो चला गया तारों के शहर में। फिलहाल दोस्तों, तारों के निर्माण की जब हम चर्चा कर ही रहे थे, कहां पर पहुंच चुके थे हम मित्रों? हम पहुंच चुके थे, यस, हम बोल रहे थे इसी से तारों का निर्माण होता है, और यही हाइड्रोजन गैस के बने बादल हमारी आकाश गंगा में होते हैं। आकाश गंगा में होते हैं, प्रेजेंट इन आवर गैलेक्सी मिल्की वे। मिल्की वे क्या, सारी के सारे गैलेक्सीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से, आपको जो लॉजिक, ठीक है, आपको जो लॉजिक यहां से समझ में आएगा, सबसे पहले तो ये है कि हमारी आकाशगंगा कौन से शेप की है। दोस्तों हमारी आकाशगंगा जो है वो सर्पिलाकार है। ये देखिए, दीज आर द स्पाइरल आर्म्स बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? तो हाँ, ये हमारी मिल्की वे है, और मिल्की वे के बारे में हम इस तरह से बातें करते हैं। सेंटर में एक ब्लैक होल है मिल्की वे के। ब्लैक होल का भी कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनो, प्यार से मेरी बात जान लो। व्हाट इज अ ब्लैक होल? अभी बताएंगे तारों के निर्माण में। दोस्तों वो पॉइंट आने ही वाला है, लेकिन यस, हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच कोई ब्लैक होल है क्या? यस, सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि सैजिटेरियस ए क्या है, तो आपको याद रखना है कि सैजिटेरियस ए एक ब्लैक होल है विच इज प्रेजेंट
in the middle of our galaxy, present in the middle of our Milky Way, हमारी आकाश गंगा के मध्य में मौजूद है ये। ठीक है, चलिए 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 आगे चलें। तो आगे चल करके एक और बात है, उस बात को भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। पृथ्वी से देखे वाले पृथ्वी से देखे जाने वाले तारे की चमक को क्या कहा जाता है? अच्छा देखो, जब हम यहाँ से देखते हैं ना ऐसे तारों को, तो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाने का मतलब ये है कि तारों से ऐसा लगता है कि लाइट एक बराबर नहीं आ रही, जैसे बल्ब से लाइट एक बराबर आ रही होती है ना, तारों से ऐसा लगता है आ रही है फिर नहीं आ रही, फिर आ रही है फिर नहीं आ रही, वो टिमटिमाते हैं। स्टार्स ट्विंकल। और अगर मैं आपसे कहूँ स्टार्स ट्विंकल, तो हमें जो दिखता है वो एपरेंट मैग्नीट्यूड है, प्रकट प्रभार है। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन इस कठिन प्रश्न का बढ़िया सरल उत्तर आप लोगों के दिमाग में हमने तो रख ही दिया है। एंड यस, स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल कहने का मतलब तारे टिमटिमाते हैं। और तारों का टिमटिमाना क्यों? तारे टिमटिमाते हैं और उसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं इसे हिंदी में। है ना दोस्तों? तो चलिए, ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन है या जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, दैट्स अ रीजन बिहाइंड इट। एनीवे, अगला जो मुद्दा है वो हमारे सामने आएगा, और अगला मुद्दा हमारे सामने किस तरह से आएगा, तारों के निर्माण से संबंधित। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम हम बहुत ज्यादा इज्जत से लेते हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर साहब। चंद्रशेखर साहब ने एक लिमिट दी, विच इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट, तारों के निर्माण के बारे में। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये चंद्रशेखर सीमा है क्या? ये एक स्टैंडर्ड है, चंद्रशेखर सीमा, इसी को CSL कह सकते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। ओके, क्या है चंद्रशेखर लिमिट सर? चंद्रशेखर लिमिट ना एकदम सिंपल से बता रहा हूँ। ऐसे समझो कि जैसे सूर्य का द्रव्यमान है उसका 1.4 गुना, सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना, जैसे हम कहते हैं हमारी उम्र का दुगना, वैसे ही सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 टाइम्स, 1.4 गुना। ये चंद्रशेखर लिमिट है। अब मजेदार बात, उन्होंने ये कह तो दिया 25 कि सूर्य का द्रव्यमान 51 सूर्य का 7600 द्रव्यमान इंटू 1.4 या मास ऑफ सन इंटू 1.4। ये ऐसा ही समझिए जैसे मेरी उम्र मान लीजिए इस समय 40 साल है, क्योंकि है ही। अब मेरी उम्र का दुगना कितना हो जाएगा? 80 साल। तो मेरी उम्र का 1.4 गुना कितना हो जाएगा? 40 गुना 1.4, 56 साल। 56 को हमने क्या कर लिया? स्टैंडर्ड बना लिया, है ना? तो सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.4 ये चंद्रशेखर लिमिट है दोस्तों। आखिर इस चंद्रशेखर लिमिट से हमने किया क्या? हमने इस चंद्रशेखर लिमिट से किसी भी स्टार की पहचान की है। और स्टार की पहचान कैसे करेंगे? देखो, 2 तरीकों से, ध्यान से सुनिए, 2 तरीकों से। कैसे? एक तो जो चंद्रशेखर लिमिट से छोटा है, लेस देन चंद्रशेखर लिमिट, CSL, उसको हम लोग कहेंगे एवरेज स्टार। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे औसत तारा। बिल्कुल ठीक। चलिए, दूसरी तरफ हम लोग मोर देन CSL की बातें करेंगे, जो कि चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा होगा, उसे हम लोग कहते हैं मैसिव स्टार। 275 है ना? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बड़ा तारा। ठीक है, लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो कि ये जो तारे हैं, इन तारों में कभी ना कभी हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूल खत्म तो होगा ही। तो जब इन तारों का फ्यूल एग्जॉस्ट होगा तो क्या होगा? तो दोस्तों, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। चंद्रशेखर सीमा के हिसाब से एक नेबुला से जब कोई भी तारा बनता है, वह